हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका ब्राइट तोमर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपना पॉलिटी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपनी पिछली क्लास में प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था कि प्रस्तावना को हमने अपने संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया। प्रस्तावना की परिभाषा को हमने किस देश के संविधान से अपने संविधान में अपनाया। प्रस्तावना को किस व्यक्ति के द्वारा परिचय पत्र कहा गया। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर हमने बात की थी प्रस्तावना को कुंजी नोट किसके द्वारा कहा गया। प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख किया गया है। अब तक कितनी बार भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो कितनी बार हुआ है। अब तक भारत की प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगर इससे पहले बात करें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले इन शब्दों का उल्लेख कहाँ नज़र आता था, तो इन शब्दों का उल्लेख राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आता था। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, ये शब्द हमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिखते थे, लेकिन फिर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो एक बार संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना के अंदर। फिर प्रस्तावना पर 3 बार केस हुआ। 1960 में बीरूवाड़ी मामला, 1973 में केशवानंद भारती मामला और 1995 में LIC इंडिया मामला। अब उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बात प्रस्तुत की गई केशवानंद भारती मामले में, क्या प्रस्तावना के अंदर अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो वहाँ पे न्यायपालिका ने कहा कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन प्रस्तावना के मूल सिद्धांत में नहीं किया जाएगा। अब विधायिका ने पूछा कि प्रस्तावना का मूल सिद्धांत क्या है, तो न्यायपालिका ने सिर्फ इतना ही जवाब विधायिका को दिया कि समय आने पर हम विधायिका को मूल सिद्धांत के बारे में बताते रहेंगे कि क्या क्या संविधान के मूल सिद्धांत हैं। तो मूल ढांचे और मूल सिद्धांत को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं दिया गया संविधान के अंदर विधायिका को न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, कि जब भी कोई मूल सिद्धांत मूल ढांचे से संबंधित अगर सरकार या विधायिका कोई कानून बनाएगी तो वह न्यायपालिका अपना एक्सप्लेनेशन दे सकती है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। हम बात करेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, किस राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, किस अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख है, राज्यों से संबंधित अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख है, किस प्रकार से एक नया राज्य बनाया जा सकता है दूसरे राज्य में से किस आर्टिकल के आधार पर, और किस राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। कुछ राज्यों के गठन से संबंधित समितियां भी बनाई गई, जिन समिति के द्वारा रिपोर्टें दी गई अपने अपने समय पर। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राज्य पुनः गठन अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। और संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 1। और अनुच्छेद 1 से 4। तो संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। देखो, संघ शब्द के बारे में मैंने आपको तब भी बताया था, तब हम संविधान को पढ़ रहे थे और संविधान में एक समिति थी, संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तभी मैंने आपको संघ शब्द के बारे में बताया था कि संघ शब्द का मतलब क्या होता है। तो संघ किसको कहा जाता है कि जो राज्यों से मिलकर बना होता है। इसलिए आप देखिए ना, संघ एवं राज्य क्षेत्र, कि भाई राज्यों का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, संघ कहा जाता है। संघ किससे बनता है, राज्यों से मिलकर बनता है। और भारत का अविभाजित राज्य संघ है। ठीक है, अविभाजित राज्यों का अविभाजित राज्य संघ है कि कोई भी राज्य एक बार हमारे संघ में जुड़ने के बाद वो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा जो संघ है वो अमेरिका की तरह नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब संविधान के बारे में बात कर रहे थे। तो हम बात करेंगे अपने संघ के बारे में कि किस अनुच्छेद के अंदर संघ का उल्लेख किया गया है, किस आर्टिकल में किसके बारे में बात की गई है, इनके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, पहले कुछ बातों को हम समझते हैं। देखो, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में भारत के द्वारा अपने संविधान को लागू किया गया। जब 1950 में भारत ने अपने संविधान को लागू किया तो उस समय हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, यानी राज्य किस आधार पर गठित किए जाएं। तो उस दौरान में जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो मांगें उठती थीं वो भाषा के आधार पर होती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन जब कोई मांग उठती है तो सरकार उसके ऊपर तुरंत ही कोई निर्णय नहीं ले लेती है। सरकार के द्वारा वहाँ पे कमेटी बैठाई जाती है जो जांच करती है। ऐसा ना हो अगर इस आधार पर हमने किसी राज्य का गठन किया, बाद में वही राज्य अलगाववाद पर खड़ा हो जाए, वो अलग विभाजन की बात करने लग जाए, वो अलग राष्ट्र की मांग ना करने लग जाए। इसलिए सरकार के द्वारा कमेटियाँ बैठाई जाती, जाँच की जाती है
कि देखो अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी संघ को, ठीक है, राष्ट्र को कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी इस कार्य से। तो एक समय पर जब भारत आज़ाद हुआ, भारत ने अपने संविधान को लागू किया, तो भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। और ये मांग सबसे पहले कहाँ से आई थी? आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई थी। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जब श्री रामुलु के द्वारा भाषा के आधार पर राज्य गठन के लिए आंदोलन किया गया। और आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग हुआ। और 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला वो पहला राज्य बना। अब 1953 से पहले जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांगें उठती थी तो उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा कुछ समितियां बैठाई गई थी, जिन समितियों के द्वारा समय समय पर अपनी रिपोर्ट दी गई। ठीक है, अब उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी समिति थी, किस समिति के द्वारा किस रिपोर्ट को रखा गया था, उन्होंने किस आधार पर राज्यों के गठन की मांग की सिफारिश की थी, इनके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में समझते हैं। उसके बाद उन समितियों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कौन सा राज्य का गठन किस वर्ष किया गया और कौन सा राज्य किस वर्ष भारत का किस क्रम का राज्य बना। 1953 तक भारत में कितने राज्य थे, कितने संघ क्षेत्र थे, भारत के राज्यों को कितने खंडों में विभाजित किया गया था, कै खे गे का क्या कंसेप्ट था। उसके बाद इन खंडों को ख़त्म करने के बाद सिर्फ 2 ही खंड वाला कंसेप्ट रखा गया, राज्य और केंद्र शासित। राज्य और केंद्र शासित में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम समझते हैं पहले आर्टिकल 1 से 4। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में किस बात का उल्लेख है? भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत जो है वो किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है। अनुच्छेद 1 हो, भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो, उसमें एक ही बात का उल्लेख होता है कि राज्यों से मिलकर संघ बना है। तो भारत राज्यों का संघ है, ये बात किस में लिखी गई है? अनुच्छेद 1 के अंदर। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। तो जो भारत का जो संघ तैयार हुआ किससे हुआ? राज्यों से मिलकर तैयार हुआ। अनुच्छेद 1 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। अब जब हम भारत के संविधान को तैयार कर रहे थे तो एक समस्या थी कि क्या नाम रखा जाए। कुछ लोग कहने लगे कि इसका नाम रख दो इंडिया, कुछ लोग कहने लगे इसका नाम भारत रख दो। फिर संविधान सभा के द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत का संवैधानिक नाम क्या रखा जाएगा? इंडिया, जो कि भारत है। ठीक है, तो हमारा जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? इंडिया, जो कि भारत है। ये हमारा संवैधानिक नाम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्तेमाल किया गया है। वो अलग हम लिखते हैं भारत का संविधान, क्योंकि वो भारत के लिए है। जो लिखा गया इंडिया, जो कि भारत है। और अनुच्छेद 1 में किस बात को लेके? भारत के राज्यों का संघ। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में लिखा गया नए राज्यों का गठन। अब कौन से नए राज्य? नए राज्यों का गठन। देखो, अनुच्छेद 2 में भी नए राज्यों के गठन के बारे में है और अनुच्छेद 3 के अंदर भी नए राज्यों के गठन के बारे में ही लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 2 में कौन से नए राज्य बनते हैं और अनुच्छेद 3 के आधार पर कौन से नए राज्य बनते हैं, इनमें को हम समझने का काम करते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का गठन। अब कौन से नए राज्य होंगे? अब जो भारत के द्वारा किसी युद्ध क्षेत्र में जीते गए हों, भारत के द्वारा किसी भी देश के साथ युद्ध के दौरान में कोई क्षेत्र जीता गया और उस क्षेत्र को जब भारत में जोड़ा जाएगा तो वो किस आर्टिकल के आधार पर जोड़ा जाएगा? किस अनुच्छेद के आधार पर? तो अनुच्छेद 2 के आधार पर भारत के द्वारा युद्ध के दौरान में जीते गए क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र, युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र आर्टिकल 2 के आधार पर भारत का अभिन्न अंग होगा। ठीक है, लीज पर लिया गया, लीज पर लिया गया क्षेत्र हो, भारत सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को कुछ वर्ष के लिए लीज पर लिया गया हो। लीज का मतलब किराए पर लिया गया हो, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, 300 साल के लिए, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी द्वीप को, तो उसे किस आर्टिकल के आधार पर भारत के भाग में जोड़ा जाएगा? अनुच्छेद 2 के आधार पर। युद्ध क्षेत्र में जीता हुआ कोई भी क्षेत्र भारत में मिलेगा अनुच्छेद 2 के आधार पर। लीज पर लिया गया क्षेत्र अगर भारत में जोड़ा जाएगा तो अनुच्छेद 2 के आधार पर। या भारत सरकार ने किसी क्षेत्र को खरीदा हो, ठीक है, खरीदा गया क्षेत्र,
यानी भारत सरकार ने किसी भी क्षेत्र को खरीद लिया, जब वो भारत में जोड़ा जाएगा तो अनुच्छेद 2 के आधार पर वो नए क्षेत्र के रूप में जोड़ा जाएगा। तो नए राज्यों का गठन, तो यानी युद्ध में जीता हुआ, लीज पर लिया गया और खरीदा गया क्षेत्र, अगर ऐसे क्षेत्र को भारत में किसी भी राज्य के रूप में जोड़ा जाता है तो अनुच्छेद 2 के आधार पर ही उसे भारत के राज्य में जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन। इसके बाद है अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 में भी क्या है, अनुच्छेद 3 में है भारत के राज्यों में नए राज्यों का गठन। भारत के राज्यों में नए राज्यों का गठन। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे भी नए राज्यों के गठन की बात करें, लेकिन यहाँ कौन से नए राज्य बनेंगे, जो युद्ध में जीते गए हों, लीज पर लिए गए हों या खरीदे गए क्षेत्र हों। और यहाँ पे कौन से नए राज्य बनेंगे, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। जैसे अभी हाल ही में दादर और नागर हवेली को, दादर नागर हवेली इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया है, एक राज्य बना दिया, ठीक है, दादर नागर हवेली को मिला के एक स्टेट तैयार किया गया। अब ऐसे ही आप देखेंगे कि भाई कि भी अब इतना आप समझना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य तैयार करना, ठीक है, या एक राज्य में से 2 या 2 से अधिक राज्यों को बनाना, वो क्या कहलाता है, वो नए राज्यों का गठन कहलाता है। अनुच्छेद 3 के आधार पर होता है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना या एक राज्य में से 2 राज्यों का गठन करना, अनुच्छेद 3 के आधार पर होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में क्या होगा कि भारत के ही राज्य में से नए राज्य का गठन करना या भारत के राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना। तो किस आर्टिकल के आधार पर वो भारत का नया राज्य बनेगा, अनुच्छेद 3 के आधार पर वो भारत का राज्य बनेगा। तो आप समझे कि एक राज्य में से 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य तैयार करना अनुच्छेद 3 के आधार पर होता है। अब देखो, जब कभी भी आर्टिकल 3 के आधार पर किसी भी नए राज्य का गठन किया जाता है और जो 2 राज्यों को मिलाकर वो राज्य बनाए गए हों, तो अब कहीं जो 2 राज्य हैं जिनको मिलाकर बना रहे हैं, हर राज्य में अपनी एक विधानमंडल होगी। तो जब इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस प्रस्ताव को लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव से यानी राष्ट्रपति उस प्रस्ताव के लिए अनुमति देंगे। अनुमति देने के बाद राष्ट्रपति फिर उन राज्यों की विधानमंडल के पास यानी राज्यों की सरकार के पास भी उस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए भेज सकते हैं, भेजेंगे कि भाई देखो, हम 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहती है प्रेजेंट सरकार। अब वहाँ पर वो दोनों के द्वारा अपने विचार दिए जा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नहीं, 2 राज्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा अपने विचार दिए जा सकते हैं उस प्रस्ताव के ऊपर। लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है राष्ट्रपति, वो परामर्शकारी है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकते, वो डिपेंड उनके ऊपर होता है, बाध्यकारी नहीं होते। लेकिन अनुच्छेद 3 के आधार पर जब कभी भी कोई भी नया राज्य गठित किया जाता है तो उससे पहले अनुमति भारत के राष्ट्रपति से ली जाती है, और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को उन राज्यों की विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, और उनके द्वारा अपने रखे गए विचार राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं, परामर्शकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा जो विचार रखे गए हैं उनको मानने ही होगा, उन्हें माना ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो उसका मतलब इतना ही कि अगर सरकार चाहे तो 2 या 2 से राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य में से 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकती है अगर सरकार चाहे तो। ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, सरकार के ऊपर है, सरकार का निर्णय है, उसे कोई नहीं रोक सकता इस कार्य को करने में, ठीक है। तो 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, मिलाकर एक राज्य बनाना, या एक राज्य में से 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना। एक राज्य में से 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है नए राज्यों के गठन में कि 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना या एक राज्य में से 2 या 2 से अधिक राज्यों का गठन करना अनुच्छेद 3 के आधार पर होता है। और अनुच्छेद 2 के आधार पर किन राज्यों का गठन होगा, जो युद्ध में जीते गए हों, लीज पर लिए गए, खरीदे गए हों। तो दोनों बातों में आप समझें कि अनुच्छेद 2 के अंदर भी नए राज्यों के गठन की बात है और अनुच्छेद 3 के अंदर भी नए राज्यों के गठन की बात है। लेकिन अनुच्छेद 2 में कौन से नए राज्य बनेंगे और अनुच्छेद 3 के आधार पर कौन से नए राज्य बनते हैं, किस माध्यम से बनते हैं, इसके बारे में हमने अभी यहाँ पे समझा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में, ठीक है। इसके बाद एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 में किस बात का उल्लेख है उसके बारे में हम समझते हैं। तो उसके बाद है हमारा आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4
अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जब नई राज्य गठन करने के लिए कोई भी संविधान संशोधन किया जाएगा तो वो साधारण बहुमत से होगा। संविधान संशोधन, ठीक है, साधारण बहुमत से वो संविधान संशोधन किया जाएगा। जो भी अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर किया जाएगा उसके लिए विशेष बहुमत की यानी कोई आवश्यकता नहीं थी। अनुच्छेद 368 के आधार पर वहाँ कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती जब अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर किसी भी नई राज्य का गठन किया जाता है। तो ये बात किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 4 के अंदर लिखी है कि अनुच्छेद 2 या 3 में संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से होता है। अब साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ? साधारण बहुमत का ये मतलब होता है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनुच्छेद 368 के आधार पर अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है तो वहाँ फुल बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी सदन में जितने सदस्य होते हैं उनके 50% सदस्य उपस्थित होने चाहिए। उन 50% का भी लगभग 2/3 सदस्य क्या देना चाहिए? समर्थन के रूप में देना चाहिए, तब उसे पूर्ण बहुमत माना जाता है। ठीक है, पूरे सदस्य उपस्थित हैं तो उसका 2/3 होगा, लेकिन कम से कम उस सदन के 50% तो उपस्थित होने ही चाहिए, और उनका 2/3 सदस्य अगर समर्थन देता है तो उसे विशेष बहुमत से पारित माना जाता है। साधारण का मतलब कि 1/3 सदस्य कि 3 में से एक व्यक्ति भी समर्थन करेगा तो भी वो बात मान्य ही होगी। और साधारण बहुमत से हर प्रस्ताव पारित होते, कोई भी प्रस्ताव खारिज नहीं होता है जो साधारण बहुमत से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुच्छेद 4 में क्या है कि 2 या 3 में संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होता है। अब बात यही आई कि जब साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है तो 1960 में बेरोवाड़ी मामला में कहा गया क्या ऐसा भी होगा कि सरकार अपने किसी भी क्षेत्र को किसी को भी दे देगी? जब साधारण बहुमत में उसके अधिकार दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना किया कि सरकार को अपना क्षेत्र किसी भी देश को देने का कोई अधिकार नहीं है। संसद को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने क्षेत्र को किसी भी देश को सुपुर्द कर दे। लेकिन यदि सीमा पर कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेना है, तो वो साधारण बहुमत से ही होता है। सीमा पर अभी आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ज़मीनी समझौता हुआ, 99वां संविधान संशोधन हुआ 2014 का, 100वां संविधान संशोधन हुआ 2014 के अंदर, और वो क्या हुआ? साधारण बहुमत से किया गया। तो सीमा समझौते के ऊपर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि आप अपने क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र को देने का अधिकार दिया जाए आपको, ये बिल्कुल नहीं है। किसी भी संसद को, किसी भी सरकार को अपना क्षेत्र किसी भी देश को सुपुर्द करने का। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम समझे कि आर्टिकल 1 में किस बात का उल्लेख, अनुच्छेद 2 में किसका, अनुच्छेद 3 में किस बात का, और अनुच्छेद 4 में किस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो अब इससे आगे हम बात को समझते हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारी बात है वो यही है कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाता है, और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो राज्यों के गठन की मांग किस आधार पर उठना शुरू हुई, और यदि आज के टाइम में एक राज्य किसी क्षेत्र से अलग किया जाता है तो उसे अलग करने के कारण क्या होते हैं, इनको हम समझने का काम करते हैं। चलो तो पहले हम समझते हैं। देखो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को आज़ादी मिली। एक लंबे संघर्ष के बाद हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की 1947 में। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने राज्यों में भाषा के आधार पर गठन की मांग उठना शुरू हुई। भाषा के आधार पर, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, तो राज्यों के गठन की बात किसके आधार पर हुई? भाषा के आधार पर हुई। तो जब भाषा के आधार पर भारत में राज्यों की मांगें उठना शुरू हुई तो फिर उस दौरान की सरकार के द्वारा एक समिति स्थापित की गई, और उस समिति ने ये जांच की कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले गठित किया गया था धर आयोग। धर आयोग 1948 में, धर आयोग को 1948 में सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। उनसे कहा कि अगर भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाना देश हित के लिए बेहतर है या इसके क्या नकारात्मक तथ्य हो सकते हैं, उसके ऊपर जांच की जाए। तो 1948 में धर आयोग ने जांच की, और धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकराकर प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की मांग को प्रेजेंट किया, और ये रिपोर्ट उनके द्वारा दिसंबर 1948 में दी गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इस बात से लोग बहुत ज़्यादा नाराज हुए। इस रिपोर्ट की जब इस समिति के द्वारा जब रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी गई, जब लोगों को पता चला कि इस कमेटी के द्वारा, इस समिति के द्वारा
प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई है, भाषा के आधार पर नहीं। जब नाराज हुए तो फिर लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, थोड़ा हिंसा का माहौल बनना शुरू हो गया, तभी सरकार को तुरंत इस समिति को रद्द करना पड़ा और इसकी जगह एक नई समिति स्थापित करी दिसंबर 1948 में ही। लेकिन उस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट को 1949 में सदन के समक्ष रखा गया और उसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। तो फिर आपसे पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश किस समिति ने की, कि समिति के द्वारा प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इस बात की सिफारिश की। तो प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश किसने की? धर आयोग के द्वारा की गई। ठीक है, तो क्या इस आयोग ने प्रशासनिक आधार पर सिफारिश की? प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी मांग को सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि प्रशासनिक आधार पर कोई राज्य गठित हो। वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद एक और नई कमेटी बनी और वो कमेटी कब स्थापित की गई? जेबीपी समिति, और ये हुई दिसंबर 1948 में, और 1949 में इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दी गई, जेबीपी समिति। अब ये समिति महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले सिफारिश करने वाली राज्यों के गठन के लिए पहली समिति थी जेबीपी समिति। अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इसमें दो और सदस्य बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब एक तो आपसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेबीपी समिति के सदस्यों की संख्या कौन थी, कितनी थी? जेबीपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन इनमें से जेबीपी समिति का सदस्य नहीं रहा था? तो 3 सदस्य, जिनमें से एक अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश किसने की? जेबीपी समिति ने की। भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की सिफारिश की। राज्यों के गठन की सिफारिश की। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के लिए किस समिति को स्थापित किया गया, किस आयोग को गठित किया गया? धर आयोग को 1948 में किया गया। जून 1948 में इसका गठन हुआ। दिसंबर 1948 में इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई और प्रशासनिक आधार पर इसने सिफारिश की। इसके बाद जेबीपी समिति को दिसंबर 1948 में स्थापित किया गया और 1949 में इसके द्वारा रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश करने वाली पहली समिति जेबीपी समिति बनी, जिसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। और सदस्य 2, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। देखो, पट्टाभी सीतारमैया का इससे पहले भी एक जगह जिक्र होता है इनके नाम का, और वो जिक्र होता है 1939 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी के द्वारा अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि भेजा गया था, पट्टाभी सीतारमैया। और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया गया और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते। फिर बाद में गांधी जी और नेताजी के बीच में थोड़ा आपसी तनाव होने की वजह से नेताजी ने फिर बाद में कांग्रेस को रिज़ाइन कर दिया। 1939 में वो बाद में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे के चले गए। तो उस दौरान में जो गांधी जी के प्रतिनिधि को हराया था वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। तो ये 3 सदस्य किसके रहे? जेबीपी समिति के। भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की सिफारिश करने वाली पहली समिति कौन बनी? जेबीपी समिति। अध्यक्ष पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, श्री रामुलु के आमरण अनशन के बाद जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद भाषा के आधार पर एक नया राज्य गठित किया गया, आंध्र प्रदेश, 1953 में।
भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तेलुगी। ठीक है। और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती थी। तो तमिल क्षेत्र से तेलुगी भाषा के लोग अलग हो गए, उन्होंने एक अलग राज्य गठित किया, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ। इसके बाद एक और समिति स्थापित की गई और उस समिति को ये देखना था, ये जांच करना था, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर किसी अन्य भाषा को बोलने वाले व्यक्ति का शोषण किया जाए, कि अगर एक भाषा के आधार पर कोई राज्य गठित हुआ है तो वहाँ एक भाषा ही नहीं हो, सिर्फ उसी भाषा के अनुयायियों को रहने दिया जाए। इस प्रकार का कोई वहाँ पे शोषण नहीं होना चाहिए। अगर एक भाषा के लोग ही एक जगह पर रहेंगे और एक भाषा से अलग किसी अन्य भाषा को वहाँ नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर उससे अलगाववाद ही उत्पन्न होंगे। फिर एक कमेटी बैठाएगी, क्या देखो जांच करो कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, कुछ बातें हमेशा राज्यों को माननी होंगी। तो ऐसा नहीं होता कि किसी राज्य का भाषा के आधार पर गठन हुआ है तो वहाँ की सरकार यही कहती कि नहीं आप सिर्फ एक ही भाषा को बोलोगे जो हमारी राज्य भाषा है, लेकिन वहाँ के कामकाज किस में होंगे, राज्य भाषा के कामकाज किस में होंगे, उसी भाषा के अंदर किए जाएंगे जो उनकी अपनी राज्य भाषा होती है। लेकिन ऐसा कोई दबाव नहीं होता है कि आप इस भाषा के सिवा कोई और भाषा नहीं बोलेंगे। वो आपकी स्वतंत्रता है कि आप किस भाषा को बोलना वहाँ पे पसंद करते हैं, आप किस भाषा में अपनी पत्रिका छापना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी भाषा को बोलें, किसी भाषा में कोई पत्रिका लिखें, किसी भाषा में आप कोई भी किताब को लिखें, आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं कर सकता है। तो एक और समिति स्थापित की गई, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। और यह आयोग कब गठित हुआ? 1953 में। इस आयोग के सदस्य की संख्या भी कितनी थी? 3 थी। अब इसमें कौन कौन 3 सदस्य थे? अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। के.एम. पडिक्कर, एन. कुंजरू। तो फजल अली आयोग के सदस्यों की संख्या भी 3 और जेपी समिति के सदस्यों की संख्या भी 3 रही। और भाषा के आधार पर गठित होने के बाद किस आयोग का गठन किया गया? फजल अली आयोग का गठन किया गया, कि ऐसा ना हो कि एक राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया गया हो फिर बाद में अन्य भाषाई लोगों के साथ वहाँ पे शोषण हो, दुर्व्यवहार हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए फजल अली आयोग हुआ, उनके द्वारा कुछ शर्तें रखी गई कि किस आधार पर कोई भी राज्य गठित हो सकता है। तो एक तो भाषा के आधार पर एक क्षेत्र से कोई भी राज्य अलग हो सकता है। दूसरा होता है संस्कृति के आधार पर, अगर उसी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग संस्कृति हैं तो उस आधार पर राज्य का विभाजन हो सकता है। अलग अलग संस्कृति है, एक अलग अलग भाषा है, उस आधार पर हो सकता है। तीसरा जो है वो होता है विविधता। अगर वहाँ की विविधता अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ पे जीव जंतु अलग रूप के पाए जाते हैं, यहाँ पे अलग पाए जाते हैं, तो अगर जैव विविधता वहाँ पर है तो उस आधार पर हो सकता है विभाजन। और चौथा होता है संसाधन के आधार पर विभाजन किया जा सकता है। तो ये 4 आधार होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग करने के। पहला भाषा हो गया, दूसरा संस्कृति हो गया, तीसरा जैव विविधता हो गया और चौथा संसाधन हो गया, कि दोनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अगर संसाधन पाए जाते हैं तो इस आधार पर विभाजन किया जा सकता है। इस बात को किसके अंदर रखा गया? फजल अली आयोग के अंदर रखा गया। और सदस्य की संख्या कितनी रही? 3 रही। और भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जो 1953 में तमिलनाडु से अलग होकर बना। तेलुगी भाषी लोगों के द्वारा आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया। ठीक है। चलो अब इससे आगे हम समझते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि संविधान संशोधन के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956 में लागू किया गया। अब 7वें संविधान संशोधन 1956 में और भी कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे जब हम आपको हाईकोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में लिखा गया था कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय दिया जाए।
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं। और ये बात किस संविधान संशोधन में लिखी गई? 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही इस बात को भी जोड़ा गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी किस संविधान संशोधन के आधार पर लागू हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956। जब 7वां संविधान संशोधन 1956 लागू हुआ तो इस समय भारत में राज्य कितने थे? 14। ठीक, इस दौरान में 14 राज्य थे। संघ कितने थे? 6। जब 7वां संविधान संशोधन 1956 लागू हुआ तो राज्यों की संख्या 14 थी और संघ यानी केंद्र शासित राज्य कितने थे? तो केंद्र शासित राज्य कितने थे? 6। अब राज्य और केंद्र शासित राज्य में अंतर क्या होता है? देखो, अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में नज़र आता है कि देखेंगे कि राज्य का सीएम केंद्र शासित राज्य की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। ज़्यादा पावरफुल किस आधार पर होता है? वो इस आधार पर कि राज्य के ऊपर केंद्र का इतना नियंत्रण नहीं होता। ऐसा नहीं कि राज्य केंद्र के नियंत्रण से बाहर होते हैं, नहीं, राज्य भी केंद्र के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं, लेकिन राज्यों के ऊपर इतना केंद्र का नियंत्रण नहीं होता जितना केंद्र शासित राज्यों के ऊपर होता है। इसलिए लिखा होता है ना केंद्र शासित, जो केंद्र के शासन में रहते हो। अब राज्य में आप देखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री के पास पुलिस होती है। जो राज्य की पुलिस है वो किसके नियंत्रण में है? राज्य के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होती है। लेकिन केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में वहाँ की पुलिस नहीं होती। इसलिए आपने कभी देखा भी होगा कि सुर्खियों में इस बात को बनी रहती कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को मेरे कंट्रोल में दे दो। दिल्ली पुलिस कहती है उनको हमारे कंट्रोल में दे दो। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। वो इसलिए कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो जब मेरे कंट्रोल में है नहीं तो फिर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में मैं क्या निर्णय ले सकता हूँ? तो केंद्र शासित राज्यों के अंदर जो पुलिस होती है वो किसके कंट्रोल में आती है? केंद्र के कंट्रोल में आती है, वो केंद्र के नियंत्रण में होती है। ठीक है। दूसरा, राज्य सरकारों को जमीन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन केंद्र शासित राज्यों की सरकारों को जमीनों से संबंधित कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। जमीन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो अब दोनों में देखेंगे तो ज़्यादा पावरफुल सीएम कहाँ का होता है? राज्य का, केंद्र शासित के बीच में। अगर इनमें देखेंगे वैसे दोनों के ऊपर नियंत्रण केंद्र का ही होता है, लेकिन एक जगह नियंत्रण कम है और एक जगह नियंत्रण ज़्यादा है। तो राज्य के ऊपर ज़्यादा होता है, केंद्र से राज्य के ऊपर नियंत्रण कम होता है। ठीक है, मतलब राज्य के ऊपर कम होता है, केंद्र से राज्यों के ऊपर नियंत्रण अधिक होता है। ठीक है, तो आप समझिए राज्य केंद्र के बीच में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे 14 राज्य से भारत में 29 राज्य हुए, 29 से फिर राज्यों की संख्या 28 हो गई। किस प्रकार से 6 से भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई, 9 से फिर 8 केंद्र शासित राज्य हो गए। इनके बारे में बात करेंगे। कौन सा केंद्र शासित राज्य किस वर्ष गठित हुआ? 14 राज्य के बाद जो 15 राज्य बने वो किस वर्ष बने, और कौन सा राज्य किस क्षेत्र से विभाजित हुआ? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1956 के बाद भारत में कौन सा राज्य बना और वो किस क्रम का राज्य था? तो इनके बारे में आपसे कभी कभी एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि आपके सामने 4 राज्य लिख देगा, कहेगा क्रम वाइज बताओ, पहले कौन सा राज्य गठित हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, आप क्रम बनाकर दीजिए। इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। 1956 के बाद किस वर्ष कौन सा राज्य गठित हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र एवं गुजरात। (1960) यानी 1953 के बाद अगर भारत में कोई नया राज्य बना है तो वो गुजरात बना था। और गुजरात किस भाषा, यानी भाषा के आधार पर ही गुजरात एक अलग राज्य हुआ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती थी और गुजरात में गुजराती भाषा। तो दोनों भाषा के लोगों में आपसी तनाव उत्पन्न हो गए, इसलिए यहाँ पर एक अलग राज्य गठित करना पड़ा, गुजरात को महाराष्ट्र से अलग कर। तो गुजरात 1960 तक किस राज्य का भाग था? महाराष्ट्र का ही भाग था। गुजरात भी महाराष्ट्र ही था, लेकिन 1960 में भाषाओं के आधार पर लोगों के बीच में थोड़े आपसी तनाव बनने शुरू हुए, इसलिए वहाँ पे राज्य गठित करना पड़ा सरकार को, एक अलग संसद को एक अलग राज्य बनाना पड़ा। तो 1960 में भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। गुजराती भाषी लोगों को गुजरात दे दिया और मराठी भाषी लोगों को महाराष्ट्र दे दिया गया, और भारत का 1960 में 15वां राज्य गुजरात बना। तो भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात, 15वां राज्य। तो 1953 के बाद 1960 में एक नया राज्य बनता है गुजरात, और गुजरात कैवा राज्य बनता है? 15वां। किस वर्ष अलग होता है? 1960 में होता है। और गुजरात किस राज्य से अलग हुआ था? महाराष्ट्र से अलग हुआ था। दोनों क्षेत्रों के अंदर अलग अलग भाषा थी, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी बोलते थे। अब दोनों के बीच, उनके बीच में कुछ आपसी उस दौरान में तनाव हुए। गुजराती लोगों को लगने लगा कि हमारी क्षेत्र के ऊपर मराठी भाषा का ज़्यादा कब्जा होता हुआ जा रहा है, या मराठी लोगों को लगने लगा कि गुजराती लोग ज़्यादा हमारे क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण करते हुए जा रहे हैं, इसलिए उनके बीच में थोड़ा विवाद उत्पन्न हुए, एक अलग राज्य गठित करना पड़ा सरकार को।
इसके बाद जो नेक्स्ट राज्य बना वो बना नागालैंड। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। नागा जनजाति के द्वारा एक अलग राज्य की मांग की गई और नागा जनजाति को संतुष्ट करने के लिए ही भारत की संसद के द्वारा एक अलग राज्य गठित करना पड़ा। अब यही बात सामने आती है कि आप जब उत्तरी पूर्वी राज्यों को देखते हैं, जैसे असम को देखते हैं, मेघालय को देखते हैं, त्रिपुरा को देखते हैं, मिजोरम को देखते हैं, सिक्किम को देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, क्या ये छोटे छोटे राज्य बनाने आवश्यक थे? क्या इन सभी राज्यों को मिला के एक राज्य नहीं बनाया जा सकता था? क्या ज़रूरतें थीं इन छोटे छोटे राज्यों को गठित करने के लिए? वो ज़रूरतें हुई वहाँ की जनजातियों के द्वारा। नागालैंड में यानी असम के त्वेंसांग क्षेत्र में नागा जनजाति रहती थी और असम के त्वेंसांग क्षेत्र को अलग कर असम से एक स्टेट तैयार किया गया नागालैंड। नागालैंड को 1961 तक असम के राज्यपाल के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था और 1963 में फिर राज्यपाल के नियंत्रण से नागालैंड को बाहर कर दिया और उसे एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया 16वें राज्य के रूप में। आप कभी भी देखते होंगे कि जब आप अपने लोगों के बीच में होते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब आप अपनी जाति और अपने समुदाय के लोगों के बीच में होते हैं। जब आप अपने गांव में चल रहे होते हैं तो वहाँ चलने का तेवर अलग होता है आपका। अगर आपके गांव में कोई भी व्यक्ति आपसे टकरा जाता है या आपका उसके साथ कोई विवाद हो जाता है तो आप उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, उस पर हावी होने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे गलती आपकी ही क्यों ना हो। उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ आपके समुदाय और आपके जाति के लोग होते हैं। जब वही व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में अपने जाति और अपने समुदाय के लोगों के बीच में होने के बाद वो इतना अग्रेसिव हो जाता है अपनी गलती होने के बाद भी, और जब वो व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर होता है, ठीक है, और अपनी गलती ना होने पर अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर अग्रेसिव होता है तो वह बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि यहाँ मेरे समुदाय के लोग नहीं हैं। अगर यहाँ कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई तो मेरे समुदाय के लोग मुझे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन वहाँ उसके समुदाय के लोग हैं। तो वही फंडा इनके साथ था। ये लोग अपनी जाति और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपने ही समुदाय में सुरक्षित समझते थे। उन्हें लगता था कि अगर दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर आकर रहेंगे, दूसरी जाति के लोग यहाँ पर आकर रहेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के ऊपर उनका एक नकारात्मक प्रभाव होगा। इसलिए उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की और बहुत बड़ी स्तर पर हुई। इसलिए सरकार को विवश भी होना पड़ता था कि ये मांग कहीं हिंसा में परिवर्तित ना हो जाए और इस बात का कोई और मिसयूज़ ना करे, इसका कोई उपयोग ना करें। इसलिए एक अलग राज्य गठित करने पड़ते थे इन छोटे छोटे राज्यों को। तो इसलिए नागा जनजाति को क्या देना पड़ा? नागालैंड। और 1963 में भारत का 16वां राज्य कौन बना? नागालैंड। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। उन्नीस अब पंजाब और हरियाणा के बीच में भी भाषा के आधार पर विवाद होने शुरू हो गए। अब पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी और हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती थी। अब हर क्षेत्र के लोग अपनी ही भाषा को प्राथमिकता देते हैं। अब एक पंजाबी भाषा को प्राथमिकता देगा, एक हरियाणवी भाषा को प्राथमिकता देगा, क्योंकि वो अपनी संस्कृति सभ्यता को अपनी भाषा से जोड़ के चलते हैं और हर संस्कृति सभ्यता एक भाषा से ही जुड़ी होती है। अब हरियाणवी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपनी लैंग्वेज से जोड़ कर रखते हैं। अब इनके बीच में भी यही विवाद उत्पन्न शुरू हुए और पंजाब से 2 राज्य अलग हुए। यानी हरियाणा भी किसका भाग था? पंजाब का ही भाग था। और हिमाचल प्रदेश भी किसका भाग था? पंजाब का ही भाग था। और 1966 में सहाय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 17वां राज्य हरियाणा को बनाया गया। हरियाणवी भाषा के लिए एक अलग राज्य दिया गया, हरियाणा, पंजाब से अलग कर। और सहाय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा किससे अलग हुआ? पंजाब से अलग हुआ। और 1966 में हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया और ये 5 वर्ष तक केंद्र शासित राज्य के रूप में रहा हिमाचल प्रदेश। और 1971 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य के दर्जे से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया और 1971 में भारत का 18वां राज्य बना। ठीक है, तो सहाय आयोग का गठन कब किया गया? 1966 में। और आपसे पूछे सहाय आयोग के गठन के आधार पर किन राज्यों का विभाजन किया गया, कौन सा राज्य गठित किया गया, तो कौन सा हुआ? हरियाणा। तो हरियाणा कैवा राज्य बना? 17। हरियाणा 17वां राज्य बना। और कब बना? 1966 में बना। किससे अलग होकर बना? पंजाब से अलग होकर बना। 1966 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य बना।
केंद्र शासित राज्य बना 1966 में। किससे अलग होकर बना? पंजाब से अलग होकर बना। लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। तो 1966 में पंजाब से कौन सा राज्य अलग हुआ? हरियाणा। किस आयोग के गठन के आधार पर? साहे आयोग के गठन के आधार पर। और 17वां राज्य हरियाणा बना। और 1966 में ही हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। और हिमाचल प्रदेश 5 साल तक एक केंद्र शासित राज्य के रूप में रहा। और 1971 में हिमाचल प्रदेश को फिर एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आज की हम क्लास में इतना ही डिस्कशन करेंगे। इस क्लास के अंदर 18वें राज्य तक बात करेंगे। इसके बाद 19वां, 20वां, 21वां, ठीक है, 22वां, 23वां, 24वां किस वर्ष हुए और इनको करने के दौरान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारी एक और क्लास होगी संघ एवं राज्य क्षेत्र के ऊपर। आज के लिए हम अपनी क्लास में यहीं तक करते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम आगे क्लास करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास तक के लिए जय हिंद।